नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो संवैधानिक विकास पर तैयार की गई मेरे 3 प्रीवियस वीडियो को आप जाकर पहले देखिए और उसके बाद इस वीडियो को शुरू कीजिएगा। इसमें हम 3 बातों पर चर्चा करने वाले हैं। 1947 के अधिनियम पर, दूसरा भारत की स्वतंत्रता पर और तीसरा नंबर पर संविधान निर्माण पर या संविधान सभा पर कहना चाहिए, वहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले 1947 का अधिनियम हम देख ले। यहाँ पर जाने के लिए हमें 3 बातें, 3 डेट हमको ध्यान में रखनी है। 3 डेट में सबसे पहला जो डेट है वो डेट है इसका 20 फरवरी का जो डेट है, ठीक है। 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ था, ब्रिटिश संसद की तरफ से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि हम क्या करने वाले हैं, हम 20 जून, ये डेट है इसका 20 जून 1947 से पहले क्या करेंगे, भारत की जो अधिसत्ता है वो भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। एक बात। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वायसराय रूप में बना करके भेज रहे हैं। तो वायसराय के रूप में आ गए लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आ करके उन्होंने चर्चा की, किसकी, यहाँ पर भारतीय नेताओं से, सभी से चर्चा की, और उन्होंने 3 जून को एक योजना पेश की जिसको माउंटबेटन योजना बोलते हैं। 3 जून 1947 को उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं को स्वीकार करने को ये कह दिया, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग की जो जिद थी उसके कारण कहना पड़ा कि हाँ, अब हम आपको क्या करना चाहिए, भारत के विभाजन के कटु सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए, जिसमें सरदार पटेल ने अपनी बातों को व्यक्त करते हुए यूँ कहा था कि इस प्रकार शरीर के किसी अंग पर रोग लग जाता है और वो रोग जो है पूरे शरीर पर फैल सकता है, इसी तरीके से सांप्रदायिकता का रोग भारत रूपी जो शरीर है उसके ऊपर लग गया है, इसलिए उसके रोग को दूर करने के लिए इसको पाकिस्तान को काट करके अलग कर दिया जाना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। यही बात को मानते हुए क्या किया गया, इस बात को मानते हुए भारत के विभाजन के कटु सत्य को स्वीकार कर लिया गया। कब? 3 जून 1947 को, ठीक है। तो 3 जून 1947 को ही क्या किया गया, ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम है इसको पारित कर दिया, और इसके बाद 2 अधिराज्य यानी कि कौन कौन से, एक भारत का संघ और दूसरा पाकिस्तानी संघ अस्तित्व में आ गए। तो इसमें ये ऐसा प्रावधान भारतीय संवैधानिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये साबित होता है। हालांकि इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आते 1947 के अधिनियम से, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं, उस पर हम चर्चा कर लें। उसके बाद मैं थोड़ा सा संविधान सभा की यहाँ पर झलक दूंगा, फिर उसके बाद संविधान सभा पर मैं आ जाऊँगा। तो सबसे हम पहले इसमें समझे कि इस अधिनियम में क्या क्या बातें थी। इस अधिनियम में पहली बात ये थी कि 2 अधिराज्य अस्तित्व में आएंगे, एक का नाम होगा भारत, दूसरे का नाम होगा पाकिस्तान। दूसरा इसमें घोषणा कर दी गई थी कि जो जितने भी प्रकार के देसी राज्य हैं उन पर भी क्या है, विदेशी सत्ता हटा ली गई है या ब्रिटिश सत्ता को हटा लिया गया है, और उनकी मर्जी है, वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं और चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें कही गई, दोनों बातें। इसके अलावा क्या कहा गया, तो वायसराय का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया, और भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए गवर्नर जनरल के पद बनाए गए। गवर्नर जनरल भारत के कौन बने, सी राजगोपालाचारी, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के बने एम मोहम्मद अली जिन्ना, वो बन गए। इस तरीके से सिस्टम था। इसके अलावा क्या किया गया, तो भारत सचिव का पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया, और राष्ट्रमंडल के जो सचिव होते हैं उनके हाथ में भारत के समस्त प्रकार की जिम्मेदारियों को डाल दिया गया, ठीक है। इसके अलावा भारत के सम्राट बार बार उपयोग होता था 1935 के अधिनियम में, तो उसको समाप्त कर दिया गया, भारत के सम्राट शब्द को। और इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण बात थी, तो ये महत्वपूर्ण बात थी कि इन दोनों जो मतलब दोनों के दोनों जो अधिराज्य हैं इनको अपना अपना संविधान बनाने, है ना, अपना अपना संविधान बनाने की छूट दी गई, और दोनों ही जगहों पर संविधान सभा की व्यवस्था थी। हालांकि उस बात पर भी मैं आऊँगा कि कैसे भारत के जो संविधान सभा है वो पहले निर्मित हो गई थी, पाकिस्तानी जो संविधान सभा है वो बाद में ही जाकर के निर्मित होती है। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान के इस पे जो प्रावधान है 1947 का प्रावधान, इस पर ही चर्चा कर लें। 2 बातें और महत्वपूर्ण हैं इसमें। भारतीय संविधान सभा, पाकिस्तान की संविधान
विधानसभा दोनों को ही अधिकार दिया गया था कि वो इसको 1947 के अधिनियम को भी समाप्त कर सकते हैं, उसको भी ना माने अपना स्वतंत्रता हासिल करने के बाद। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल यहाँ पर बनाए गए हैं वो 1935 के अधिनियम के तहत संचालित होते रहेंगे और उनको विधेयकों को सुनने का अधिकार भी होगा और विधेयकों पर विचार करने का अधिकार भी होगा, लेकिन कब तक, जब तक कि भारतीय संविधान और पाकिस्तानी संविधान तैयार नहीं हो जाता। इसके अलावा अगर ये जो संविधान सभाएं हैं वो चाहती हैं कि विधानसभाएं निर्मित की जाए, यानी कि प्रांतीय स्तर पर विधानसभाएं निर्मित की जाएं, तो वो भी ये कर सकती हैं। इस तरीके से इसमें प्रमुख प्रावधान किए गए और फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया और 15 अगस्त को मध्यरात्रि में भारत भी आज़ाद हो गया। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी, जो 1947 का नियम था उसको मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। दूसरी पर भी हमने चर्चा कर लिया कि भारत की स्वतंत्रता कैसे हुई, अब ये विभाजन क्यों हुआ, विभाजन को क्या टाला जा सकता था, ये सब बातें जो है इतिहास की हैं, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। किसी अन्य वीडियो पर भारत के विभाजन संबंधी जो चर्चा है उसको लेकर के मैं काफ़ी डिटेल चर्चा करूँगा, तो भारत के विभाजन के संबंध में आपको बात समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अंतरिम सरकार और संविधान सभा इस पर चर्चा करते हैं। तो अंतरिम सरकार कब निर्मित हुई थी इसकी मैं थोड़ी पृष्ठभूमि बताता हूं। तो देखिए 2 सितंबर का डेट है, 2 सितंबर 1946 का डेट है। जब 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ, अंग्रेजों के कहने पर एक अंतरिम सरकार बनाना जाना आवश्यक हो गया। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि देखो 16 अगस्त 1946 को ही जब 2 तरह के संविधान सभा बनाने की जो मांग थी मुस्लिम लीग को, उसको इनकार कर दिया गया। तो जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने ये घोषणा कर दी कि आप डायरेक्ट एक्शन करो। डायरेक्ट एक्शन का मतलब हिंसा का समर्थन होता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत के जो बंगाल प्रांत है और आसाम प्रांत है, यहाँ पर भयंकर मात्रा में हिंसा होने लग गई। परिणाम स्वरूप एक दबाव उत्पन्न हो गया। किन के ऊपर दबाव उत्पन्न हुआ, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिल करके अंतरिम सरकार बनाना नहीं चाहती थी। लेकिन ये बात समझ में आई कि हिंसा को रोका जा सकता है, सांप्रदायिक जो हिंसा फैली हुई है उसको रोका जा सकता है। तो केवल एवं केवल कब रोका जा सकता है, जब भारत की अपनी सरकार बन जाए, अपने लोग सरकार में निर्मित हो जाएं। ठीक है, अंग्रेज ऐसा कह रहे थे और भारतीय नेता भी बाद में इस बात को समझ पाए और उन्होंने भी कहा कि अगर भारत में हमें दंगे को रोकना है, हजारों जानें बचानी है, क्योंकि हुआ क्या था, बंगाल में 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। नोआखली एक क्षेत्र है, बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है इस मामले में, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस मार काट को समाप्त करने के लिए अंतरिम सरकार बनाई गई और अंतरिम सरकार में कांग्रेस भी शामिल हुए और बाद में जाकर के मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई। क्योंकि अंतरिम सरकार के तहत क्या करना था, 2 काम करने थे। एक तो 1940 से लेकर के जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिलती तब तक के सरकार के रूप में केंद्रीय स्तर पर कार्य करना था, यानी केंद्रीय विधान परिषद में कार्य करना था। दूसरी बात है कि भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारतीयों के हाथ में आ गई थी, क्योंकि ब्रिटिश चाह रहे थे कि जल्द से जल्द हम भारत को छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि उनका खर्च बढ़ रहा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको थू भी हो रही थी। लेकिन वो क्या करना चाह रहे थे, भारतीयों को ढीले ढाले संघ के हाथ में दे देना चाहते थे, ताकि भारतीय आए दिन लड़ें और उसका फ़ायदा ब्रिटेन को मिले और ब्रिटेन का कंट्रोल अप्रत्यक्ष रूप से बना रहे। वो यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब काम किया। लेकिन उस पर हम नहीं जाते, अब हम आ जाते हैं अंतरिम सरकार पर। तो देखो अंतरिम सरकार जो बनाई गई थी वो 2 सितंबर का डेट है, मैंने बताया 2 सितंबर 1946 को इसको बनाया गया। इस अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या कितनी थी, टोटल अंतरिम सदस्यों की संख्या थी यहाँ पर 14 सदस्य थे। इनमें से 14 सदस्यों में से जो 5 सदस्य थे उनका चुनाव किसने किया था, उनका चुनाव किया था मुस्लिम लीग ने, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के जो सदस्य थे उनकी सदस्य संख्या थी 14। क्योंकि सदस्य संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुमत किसके पास था, या कहें कि ज़्यादा मात्रा में सीट कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी, इसलिए अंतरिम सरकार में 14 सदस्य कांग्रेस पार्टी के, जबकि यहाँ पर 5 सदस्य बनाए गए थे किसके, मुस्लिम लीग के। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, महत्वपूर्ण नामों को यहाँ पर देखते हैं। हालांकि मैं सारे नाम एक बार पढ़ देता हूँ, आप M लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़िएगा और टिक भी लगा लीजिए, है ना। तो इसमें देखो
यहाँ पर अध्यक्ष कौन होगा? सरकार का जो अध्यक्ष होता था 1935 के अधिनियम से तो हमेशा वायसराय होता था, तो वायसराय तो था ही यहाँ पर, वायसराय अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर बनाया गया किसको? नेतृत्वकर्ता को, भारतीय नेतृत्वकर्ता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। प्रधानमंत्री उनको बाद में कहा गया, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है उपाध्यक्ष। एक क्वेश्चन भी बनाता है SSC वाला, अगर देखोगे तो कहता है कि यहाँ पर 1946 में उपाध्यक्ष कौन था अंतरिम सरकार में? तो पता लगता है उपाध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सदस्य थे जिनको मिला हुआ था भारत के परिषद के उपाध्यक्ष और राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले, ये देखा करते थे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दूसरा महत्वपूर्ण पद दिया गया था जिसमें वो गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मामले देखते थे। तीसरे नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये बात थोड़ा ध्यान में रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बाद में जाकर के राष्ट्रपति बनते हैं, या मैं कहूँ कि संविधान सभा के अध्यक्ष बनते हैं। उससे पहले उनको खाद्य एवं कृषि वाला जो विभाग है वो दिया गया होता है, जो बाद में जाकर के किनको मिलता है? खाद वाला मामला। तो खाद वाला जो मामला है वो बाद में जा करके दूसरे लोगों को दे दिया जाता है ना। इनमें नाम अभी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, खैर इसके बाद फिर जॉन मथाई, उनको दिया गया उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। इसके बाद जगजीवन राम थे, बाबू जगजीवन राम, उनको श्रम विभाग मिला था। इसके अलावा सरदार बलदेव सिंह थे, इनको रक्षा विभाग दिया गया। और CH भाभा, इनको कार्य, खान और ऊर्जा विभाग दिया गया था। इसके अलावा C राजगोपालाचारी, ठीक है, जो बाद में क्या होते हैं? भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, लेकिन उनको पहले क्या था? शिक्षा और कला वाला जो विभाग है वो उनको दिया गया था। इसके अलावा गजनफर अली खान, अभी ध्यान रखना मुस्लिम सदस्य हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम लीग के हैं, ये कहाँ थे? INC के सदस्य थे। गजनफर अली खान को स्वास्थ्य दिया गया था। इसके अलावा जो 9 हो गए, हम 9 नाम देख चुके हैं। 5 नाम और कौन कौन से हैं? तो 5 नाम मुस्लिम लीग से संबंधित है, उनको देखें कौन कौन से। तो सबसे महत्वपूर्ण नाम है लियाकत अली खान, इनको वित्त विभाग दिया गया था, जो बाद में भारत पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। इसके बाद अब्दुल रब निस्तार, इनको डाक एवं वायु विभाग दिया गया था। आसफ अली, ये मुस्लिम लीग के थे, इनको भी रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया गया था। और आई चुंदरीगर, इनको वाणिज्य विभाग मिला हुआ था। और एक नाम हम देखते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल, ये जोगेंद्र नाथ मंडल भी मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, लेकिन एक जाने माने अनुसूचित जनजाति नेता थे जिनको क्या किया गया था? विधि संबंधी कार्यों की जानकारी अच्छी थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने विधि वाला जो विभाग है इन्हीं को दिया था। और बाद में तो भारत की आज़ादी की बात आप जानते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि को संभालते हैं, है ना। तो यहाँ पर है लीग की तरफ से कौन आया था? जोगेंद्र नाथ मंडल। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, आगे चल करके मंडल आयोग पढ़ते हैं आरक्षण वगैरह व्यवस्था में, तो वहाँ पर जो मंडल आते हैं वो मंडल, ये मंडल अलग अलग है ना। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। जबकि वहाँ पर जोगेंद्र नाथ मंडल है यहाँ पर, जबकि वो वाला जो मंडल कमीशन होता है वहाँ पर कहोगे BN मंडल होंगे, बिंदेश्वरी है ना, बिंदेश्वरी BP मंडल जिनको बोलते हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है। तो ध्यान में रखना, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल वो बहुत बाद में आते हो, ये मंडल बिल्कुल अलग है। हालांकि ये जो जोगेंद्र मंडल थे वो कहाँ चले गए थे? मुस्लिम लीग के प्रभाव में पाकिस्तान भी गए थे, लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया कि भैया यहाँ पर मामला ठीक नहीं है, धर्म के आधार पर चला जा रहा है, तो फिर बाद में फिर से भारत भाग करके आ गए थे। खैर इसको हम नहीं जाते, आगे आ जाता हूँ। तो ये अंतरिम सरकार के सदस्यों पर मैंने चर्चा की है। अंतरिम सरकार के सदस्यों पर कौन क्वेश्चन बनाता है? व्यापम वाले के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विभागों को पूछा जाता है, जिनमें जॉन मथाई का जो विभाग है, CH भाभा का विभाग है, इनके विभागों पर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो उसको आप रट लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। कम से कम 4-5 सदस्य तो ऐसे जरूर हैं जो अंतरिम गवर्नमेंट पे पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता हूँ, तो ये अंतरिम सरकार चलती रही। कब तक ये अंतरिम सरकार चलती रहेगी? जब तक कि भारत की आज़ादी नहीं हो जाती। तो भारत की आज़ादी कब हुई? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद ही क्या हुआ? अंतरिम सरकार के बाद क्या हुआ? एक और सरकार बनाई गई भारत में, उसको कहा जाता है स्वतंत्र भारत की सरकार। तो स्वतंत्र भारत की सरकार निर्मित की गई, जिसमें यहाँ पर कौन कौन सदस्य थे? तो यहाँ पर भी टोटल 14 सदस्य होंगे, लेकिन तब तक क्या हो गया था कि जो 5 सदस्य थे वो कहाँ चले गए थे? ये 5 सदस्य मुस्लिम लीग पाकिस्तान चले गए थे। तो
तो यहाँ पर 5 नए सदस्य भी आएंगे और कुछ विभागों का बंटवारा इधर के उधर होगा। तो इसमें हम देख लें, जवाहरलाल नेहरू को वही विभाग था, सरदार पटेल का भी वही विभाग था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उनका भी वही विभाग था, सेम टू सेम थे। बदला क्या था यहाँ पर, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनको नया शिक्षा मंत्री यहाँ पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे, शिक्षा वाला विभाग कौन देख रहे थे, है ना, तो शिक्षा वाला जो विभाग है वो दूसरे व्यक्ति देख रहे थे, है ना, इसमें नाम मुझे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद फिर एक नाम जॉन मथाई, इनको रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको विधि वाला मंत्री बनाया गया। इसके अलावा आर के षणमुगम सेट्टी, उनको वित्त बनाया गया, पहले लियाकत अली के हाथ में था। इसके अलावा सी एच भाभा, इनको वाणिज्य विभाग दिया गया इस बार। इसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको उद्योग एवं आपूर्ति वाला मंत्रालय दिया गया। इसके अलावा नरहर विष्णु गाडगिल, उनको कार्य, खान और ऊर्जा वाला मंत्रालय दिया गया, जबकि राजकुमारी अमृता कौर, इनको दिया गया था स्वास्थ्य वाला मंत्रालय। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल बना इसमें परिवर्तन लाया गया, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 2 हैं, इसमें डॉक्टर अंबेडकर और मौलाना आज़ाद, इनको महत्वपूर्ण बड़े बड़े जो मंत्रालय है वो उनको दिए गए थे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया भी, ठीक है। तो ये था हमारा स्वतंत्र भारत की सरकार पर जो सदस्य थे उनकी निर्मित थी। यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ महत्वपूर्ण नाम ध्यान में रखने हैं ताकि एग्जाम में आप आंसर लगा सको, ठीक है। हालांकि ये परंपरागत तौर पर देखा जाए तो रिपीटेड क्वेश्चन ही दिखे हुए थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप एक बार पूरे नाम देख लीजिएगा क्योंकि एम लक्ष्मीकांत की बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम संविधान सभा पर डिटेल चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समझना कि संविधान सभा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर आया है। हालांकि एम लक्ष्मीकांत की बुक में भी ये बात नहीं कही गई है। तो देखो 1914 में क्या हुआ था, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी के। गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार अंग्रेजों से मांग रखी थी कि भारत का अपना संविधान सभा बने और भारत के लिए एक नया संविधान तैयार किया जाए। तो अंग्रेजों ने पहले तो हाँ कहा मुस्कुरा करके और फिर बाद में ना कह दिया। तो यहाँ सबसे पहले संविधान सभा का उल्लेख आता है भारतीय संविधान के संबंध में। लेकिन एक्चुअल में जो मांग शुरू हुई थी वो कब से शुरू हुई थी, तो 1934 में, है ना। एम एन रॉय, ये महत्वपूर्ण नाम है, एम एन रॉय। एम एन रॉय कौन थे, यहाँ पर साम्यवादी नेता थे बड़े प्रसिद्ध। और एम एन रॉय ने 1934 में पहली बार मांग रखी की थी कि भारत का अपना क्या होना चाहिए, मावनेंद्र नाथ रॉय, है ना, पूरा नाम बोल देता, मावनेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम है। उन्होंने सबसे पहले भारतीय संविधान में, भारत के संबंध में संविधान सभा की मांग करी थी। इसके बाद फिर महत्वपूर्ण मांग कब हमें दिखाई देती है, तो महत्वपूर्ण मांग हमें दिखाई देती है अगस्त प्रस्ताव ने, ठीक है। तो लंबे समय तक के ये चला हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर संविधान सभा की जो बात है इसमें बीच में एक बार और जो बाद में कहना चाहिए कि चर्चा का विषय तो रही, लेकिन बाद में स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि हुआ क्या था, अगस्त प्रस्ताव के पहले ही ये जो संविधान सभा की मांग थी और हो रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने उल्लेख करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने सिर्फ कहा अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा की बात कही थी। तो इस पर हम डिटेल नहीं जाएंगे, मैं बता चुका हूँ अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद फिर मिशन आया, कौन सा मिशन, तो क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में भी इस बात को दोहराया गया और आगे चल करके कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन में भी क्या किया गया, इस प्रस्ताव को दोहराया गया। तो यहाँ पर इतने जगह पर क्या हुआ है, संविधान सभा की मांग करी गई है और संविधान सभा पर चर्चा की गई है। तो हुआ क्या, आगे चल करके ये डिसाइड हो गया कैबिनेट मिशन के टाइम और फिर कहना चाहिए माउंटबेटन योजना के बाद कि भारत का क्या होगा, विभाजन किया जाएगा। और भारत के विभाजन, है ना, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा बनाई जाएगी जो भारतीयों से निर्मित होगी। एक पाकिस्तान की भी थी, हमने चर्चा किया। तो भारत की अपनी संविधान सभा बनाई गई और संविधान सभा की कैसी कार्यप्रणालियाँ होंगी इस पर हम चर्चा करें। तो संविधान सभा का गठन पहले हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था, इसको हम बड़े ध्यान से देखें, महत्वपूर्ण है। तो भारतीय संविधान सभा के गठन से पहले क्या देखें हम लोग देखते हैं यहाँ पर से कैसे भारत का जो प्रांत है वहाँ पर से लोग चुन करके आए थे और कितने सदस्य हुआ करते थे, इसको बड़े ध्यान से समझना। तो देखो हुआ क्या था, भारतीय संविधान में टोटल जो प्रांत थे उस टाइम पे वो थे
11 प्रांत यहाँ से सदस्य चुन करके आने थे। इसके अलावा 4 जो प्रांत थे वो कैसे थे, वो कमिश्नरी प्रांत थे, ठीक है, कमिश्नरी प्रांत। तो 4 जगह से इस तरीके से सिस्टम रखा गया था कि इन क्षेत्रों से जो अंग्रेजों का ये सिस्टम है या अंग्रेजों के अधीन जो क्षेत्र है यहीं से चुन करके संविधान सभा के सदस्य आएंगे। तो 1946 में चुनाव हुआ और प्रति 10 लाख, है ना, प्रति 10 लाख पर एक व्यक्ति को चुना गया। और ये जो एक व्यक्ति चुना जाना था वो किस आधार पर, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली भी बोला जाता है। तो इसी वाली प्रणाली से क्या किया गया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली से भारतीय सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया, जिसमें 11 प्रांत थे। कौन कौन से 11 प्रांत, हम इसको देखें जरा। इसमें 11 प्रांतों में नाम आता है यहाँ पर पंजाब का, यहाँ पर नाम आता है किसका, पंजाब का, ठीक है। यहाँ पर एक है पंजाब, ये कह लें, पंजाब से आता है। यहाँ पर आता है बॉम्बे, ठीक है, उस टाइम का बम्बई। इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण है मद्रास, ये एक महत्वपूर्ण प्रांत हुआ करता था। इसके बाद यहाँ पर है बिहार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है संयुक्त प्रांत, ये था इसमें। इसके बाद फिर संयुक्त प्रांत, इसके बाद फिर यहाँ पर है बंगाल, ठीक है, यहाँ से भी आते थे। इसके बाद यहाँ पर है असम, यहाँ से आते थे, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ मध्य प्रांत भी था, उस टाइम बड़ा प्रसिद्ध था, ठीक है, तो मध्य प्रांत से आते थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर उसको बोलते हैं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इसको हम बोलते हैं, यहाँ से आते थे। इसके अलावा यहाँ पर से टोटल हुए, यहाँ पर से, है ना, टोटल कितने हुए जरा देख लें। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 है, यहाँ पर ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, टोटल 11 हुए। 3 और भी हैं, ठीक है, तो उसको हम देखें कौन कौन से 3 हैं। एक सिंध है, उड़ीसा है, सिंध, उड़ीसा, ठीक है, और पंजाब हमने ले लिया, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से एक आ जाएगा यहाँ पर से सिंध, ठीक है, ये सिंध का एरिया हो गया, मतलब टोटल कितने हुए 8 के बाद ये 9 हो गया सिंध का, ठीक है। 10वें नंबर पर हम यहाँ पर देख लेते हैं उड़ीसा। 11 प्रांत में पहला है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, दूसरे नंबर पर सिंध, तीसरे नंबर पर पंजाब, चौथे नंबर पर बॉम्बे, 5वें नंबर पर मद्रास था, 6वें नंबर पर उड़ीसा, 7वें नंबर पर बिहार है, 8वें नंबर पर बंगाल है, 9वें नंबर पर असम है, 10वें नंबर पर संयुक्त प्रांत है और 11वें नंबर पर मध्य प्रांत है। तो टोटल यहाँ पर 11 प्रांतों से प्रति 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य चुना गया। इसके अलावा हमने देखा था कमिश्नरी प्रांत, तो कमिश्नरी प्रांत में 4 एरिया थे जहाँ से चुन करके कमिश्नरी सदस्य आने थे। यहाँ पर कौन कौन से थे, यहाँ पर एक दिल्ली में था, इसके अलावा कुर्ग और यहाँ पर बलूचिस्तान वाला जो एरिया है कुर्ग वाला, यहाँ से चुन करके आना था। 2 लोग यहाँ पर से थे, 1 लोग यहाँ पर से थे। यहाँ पर एक और एरिया था, वो जो था मराठवाड़ा का एरिया था, ये वाला मारवाड़ बोलना चाहिए इसको, मारवाड़ वाला जो एरिया है, यहाँ पर तीसरा एरिया हो गया। और एक चौथा एरिया भी था, है ना, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है अजमेर का एरिया, ठीक है। ये अजमेर का तो हम जानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है अजमेर। तो ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे जहाँ से सदस्य चुन करके आने थे। अब आपको ध्यान में आया कि कैबिनेट सदस्य जो कैबिनेट सदस्य तो संविधान सभा के जो सदस्य वो चुन करके आने थे, वो 11 प्रांतों से आने थे। और कहाँ से आने थे, और 4 यहाँ कमिश्नरी प्रांतों से आने थे। इनकी टोटल संख्या क्या थी, ये हम थोड़ा सा देख लें। इनकी टोटल संख्या जो थी 389 थी। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी कुल संख्या हमको ध्यान में रखनी है 389 थी, ठीक है, जिनमें से क्या था 296, ठीक है, 296, इसको 92 कह लें अभी, ठीक है, 92 + 4 हम इसको मान लेते हैं कमिश्नरी से यहाँ पर थे, ठीक है। तो 292 जो है वो कहाँ से आने थे, ये ब्रिटिश प्रांत से थे, और यहाँ पर कमिश्नरी से भी यहाँ से आने थे, ठीक है, ये वाला। इसके बाद फिर यहाँ पर जो 93 सदस्य थे वो कहाँ से थे, वो थे देसी रियासतों से, ठीक है, देसी रियासतें। तो यहाँ पर ही थोड़ा ध्यान में रखना, संविधान सभा में देसी रियासतों को भी, है ना, देसी रियासतों को भी बैठने का अधिकार दिया गया था, ध्यान में इसको रखना। तो उनके जो सदस्य थे 93, हालांकि शुरू में उन्होंने भाग नहीं लिया था, फिर उसके बाद जैसे जैसे जो देसी रियासतें और भारतीय संघ में उनका विलय होता जा रहा था वो आते चले जा रहे थे। तो 93 ये थे, है ना। और इसके बाद मुस्लिम लीग के अगर सदस्यों की हम मिला ले जाएं तो मुस्लिम लीग के सदस्यों को अगर मिलाओगे तो इसमें से
मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या यहाँ पर 73 थी, 73, ठीक है, 73 यहाँ पर संख्या थी। और इसके अलावा हम देखें तो टोटल यहाँ पर संख्या निकल करके आई है ना, इतनी आ रही है, ठीक है, टोटल यहाँ पर से निकल करके आई। इनमें से जो संख्या है इसमें हम ध्यान रखें 208 जो संख्या है वो किसकी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, ठीक है, INC की 208 यहाँ पर संख्या थी। तो टोटल 389 यहाँ पर हो जाता है संख्या हमारे पास ब्रिटिश या जो प्रांत थे उनसे चुन करके आने की। कौन कौन इसमें से छूट जाएंगे उसको हम थोड़ा सा देख लें। तो सारे मुस्लिम लीग के जो नेता हैं वो क्या होंगे, विभाजन के बाद चले जाते हैं वो पाकिस्तान। तो यहाँ पर 73 सीट वैसी की वैसी यहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो कमिश्नरी प्रांत हैं वहाँ के सदस्य तो होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य यहाँ पर नहीं आते ब्रिटिशों के, चूँकि वहाँ पर नेतृत्व होता है। हालांकि बाद में इसको स्वीकार किया गया, तो लगभग 299 के आसपास जो है संख्या चली गई थी, तो इसमें कुछ लोग स्वीकार्य भी थे। और इसके बाद 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे ही थे। और इसके बाद हमारे जो देसी रियासतें थी वहाँ के सदस्य भी धीरे धीरे करके जुड़ना शुरू हो गए। तो लगभग जो संख्या निर्धारित की जाती है, यानी कि भारतीय संविधान की जो संख्या निर्धारित की जाती है, 2 संविधान सभा की निर्धारित की जाती है, वो 299 के आसपास की है, ठीक है। तो ये आपको जो पूछा जाता है वो 389 की संख्या पूछा जाएगा, हमेशा ध्यान में रखना। हालांकि जो यहाँ पर व्यापम वाला है ना, और हाँ व्यापम वाला है, CGPSC वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो इसमें 385 को आंसर में लेता है, लेकिन 389 क्या है, एक्चुअल संख्या थी भारत के संविधान सभा की, ठीक है। तो इसमें और क्या महत्वपूर्ण बात है वो हम लोग थोड़ा सा देख लें इसमें से। तो इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हमने देखा। कुल सदस्य संख्या 389, इनका निर्वाचन कैसे हुआ है, निर्वाचन की प्रणाली कैसी थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली से थी। संख्या के आधार पर कितना, तो प्रति 10 लाख पर एक व्यक्ति चुन करके आना चाहिए था, यहाँ पर से ऐसा सिस्टम रखा गया था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें और देखोगे तो यहाँ पर से जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर समुदाय कौन कौन से थे। तो देखो यहाँ पर हिंदुओं के अलावा मुसलमान, सिख, जैन है ना, और पारसी, इसके अलावा बौद्ध भी यहाँ पर थे। इसके अलावा महिलाओं की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व करती थी इस संविधान सभा की, ठीक है। तो ये हमारा संविधान सभा का गठन संबंधी महत्वपूर्ण बातें मैंने इसमें कही, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हम भारतीय संविधान की सभा की कार्यप्रणाली पर चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान सभा की कार्यप्रणाली में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि कैसे भारतीय संविधान सभा की शुरुआत हुई। तो उसमें जो सबसे पहला जो डेट हमें देखना होता है वो है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को स्पष्ट हो गया था कि एक संविधान सभा बैठने वाली है, इसलिए यहाँ पर डेट डिसाइड किया गया कि किस तारीख को हम बैठने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, पहली बैठक यानी कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी 9 दिसंबर को, ठीक है। 9 दिसंबर को पहली बार, 9 दिसंबर 1946 का जो डेट है, इस दिन पहली बार संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, टोटल 211 भारतीय सदस्य हुआ करते थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। यानी कि इसकी पहली बैठक में, है ना, पहली बैठक में इसमें भाग लिया गया था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, 9 दिसंबर 1946 का जो डेट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या क्या हुआ था यहाँ पर 9 दिसंबर को, तो इसको हम ज़रा देख लें ध्यान से। तो 9 दिसंबर को सबसे पहले अब सब सदस्य बैठेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव तो करेंगे ही करेंगे ना। तो हुआ क्या था, कोई अस्थायी अध्यक्ष तो चुना ही जाना चाहिए था। तो देखो हुआ क्या था, 1889 का जो फ्रांसीसी क्रांति थी वहाँ पर सबसे सीनियर सदस्य को, जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होगा, उसी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, भारतीय संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया, अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने क्या किया, कार्य संचालन की जिम्मेदारी स्वीकार करी जब तक के स्थायी सदस्य की नियुक्ति नहीं हो जाती, ठीक है। ये महत्वपूर्ण डेट है। इसके बाद फिर हम देखें दूसरा वाला जो डेट है वो कौन सा है, 11 दिसंबर का डेट है। ये इंपॉर्टेंट डेट भी है, 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ, तो 11 दिसंबर 1946 को पहली बार भारतीय संविधान सभा ने अपने स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया। इनका क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको चुन लिया गया, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर पहली बार भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा 2 उपाध्यक्षों को भी चुना गया था, ठीक है, 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, जिनमें से एक का नाम क्या है,
जिनमें से इनका नाम है MHC मुखर्जी, है ना, इनका पहला नाम है HC मुखर्जी, ये यहाँ पर थे, है ना। और इसके अलावा जो दूसरा वाला नाम यहाँ पर था VT कृष्णामाचारी, है ना, VT कृष्णामाचारी। तो ये दो सदस्य जो है वो उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। ये जरूरी भी था क्योंकि देखो स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लंबे समय तक नहीं बैठ सकते थे ना, ठीक है। जब वो नहीं होते थे तो क्या होता था, दूसरे सदस्य काम करते थे, यानी दूसरे सदस्य अध्यक्ष के रूप में काम करते थे। ये जो दो उपाध्यक्ष चुने गए थे वो, तो इनकी नियुक्ति यहाँ पर की जाती थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दो उपाध्यक्ष बनाया जाना बहुत महत्वपूर्ण था, ये बात थी। इसके बाद फिर एक और डेट देखें हम लोग, ये है 13 दिसंबर का डेट है, ठीक है, 13 दिसंबर का डेट, ये भी इम्पोर्टेंट डेट होता है, जानते हो। 13 दिसंबर 1940। इस डेट को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्योंकि देखो 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के भावी ढांचे और भारतीय संविधान के दर्शन की एक रूपरेखा यहाँ पर रखी हुई थी, जिसको लगभग सभी लोगों ने सर्वसम्मति ने स्वीकार कर लिया था। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको मैं थोड़ा आ जाऊँ। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसको बोला जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव बोला जाता है, क्योंकि देखो उद्देश्य किसी भी काम को शुरू करने से पहले क्या करना होता है, अपने उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं कि मैं किस उद्देश्य से इसका कार्य कर रहा हूँ। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि दूरवर्ती क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन तक ये अच्छे से अच्छा पहुँच जाए, मेरी ये जिम्मेदारी मुझे लगती है। तो मैंने क्या किया, उद्देश्य अपना निर्धारित कर लिया, उसके बाद आगे बढ़ा। ठीक ऐसे ही संविधान सभा ने क्या कर लिया, संविधान सभा ने भी ये निर्धारित किया कि हम किस प्रकार अपने संविधान को यानी भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो उसके संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें महत्वपूर्ण बातों को कहा था। कुछ महत्वपूर्ण बातों में चर्चा करूंगा, जिसमें 1989 का जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसमें 3 नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो इनको उन्होंने शामिल कर लिया। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को उन्होंने स्वीकार किया। इसके अलावा यहाँ पर जनजातीय तत्वों, अल्पसंख्यक वर्गों, महिलाओं और अनेक प्रकार के जो वर्ग हैं भारतीय संविधान या भारतीय राज व्यवस्था के अधीन आते हैं, चाहे वो संप्रदाय ही क्यों ना हो, उन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारियों का उल्लेख भी उन्होंने किया कि उस आधार पर ही हम क्या करेंगे, अपने संविधान का निर्माण करेंगे। इसलिए क्या हुआ, ये बहुत सुंदर प्रस्ताव था और इसको रखा गया। कब रखा गया, तो ये 13 दिसंबर को रखा गया, जो बहुत बाद में जाकर ये पारित हुआ। वो हुआ था 22 जनवरी को, और वो भी कैसे पारित हुआ था, सर्वसम्मति से पारित हो गया था 1947 को। ठीक है, ये जा करके यहाँ पर भारत की आज़ादी वगैरह जो है उस टाइम तो हो ही चुकी थी। तो 22 जनवरी 1947 को जा करके इसको स्वीकार कर लिया गया सभी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सा इसमें बात था, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली हो गई तो स्वतंत्रता अधिनियम आया, है ना। तो हमने अभी देखा था इससे पहले कि 3 जून को यह अधिनियम आया था। 3 जून 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आया, जिसके तहत भारत को पूर्णतः स्वतंत्र किया जाना था। तो जब भारत पूर्णतः स्वतंत्र हो गया तो संविधान सभा के साथ क्या क्या बदलाव की स्थितियाँ निर्मित हुई। तो देखो पहली चीज़ क्या हो गया था कि भारतीय संविधान सभा थी वो क्या बन गई, एक संप्रभु निकाय बन गई थी। संप्रभु निकाय कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर एक शब्द है उसको समझ लेना पहले, वो है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कोई देश जब क्या हो, आंतरिक मामले में सर्वोच्च हो और बाह्य मामले में कैसा हो, फ्री हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, तो आंतरिक मामलों में भारत कैसा हो गया, सर्वोच्च हो गया, और बाह्य मामलों में स्वतंत्र हो गया, इसलिए इसको संप्रभु निकाय कहा गया। तो भारतीय संविधान सभा पहली चीज क्या हो गई, एक संप्रभु निकाय बन गई। दूसरा इसमें क्या बन गई, तो दूसरा इसको कहा जाता है तदर्थ संसद, या इसी को कहा जाता है तदर्थ विधायिका। तदर्थ विधायिका, तो जितने भी सदस्य चुन करके आए थे उन लोगों से द्वारा मिल करके बना हुआ जो संविधान सभा है, वो संविधान सभा तो था ही, क्योंकि संविधान सभा में संविधान निर्माण करने का कार्य चल ही रहा था। इसके अलावा क्या था, वो विधायिका भी था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब तदर्थ संसद या अस्थायी संसद के रूप में जब वो काम करती थी तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन होते थे, यहाँ पर GV मावलंकर।
ठीक है, जीवी मावलंकर ये इसकी अध्यक्षता करते थे। क्योंकि जो अब यहाँ पर जैसे आज हम देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, है ना, तो लोकसभा के अध्यक्ष आज ओम बिरला है। वैसे ही क्या है, उस टाइम का जो विधायिका होती थी जहाँ पर 2 सदन निर्मित नहीं हुए थे, वहाँ पर नहीं 2 सदन निर्मित हो गए कहना चाहिए, वहाँ पर अध्यक्षता जो एक ही व्यक्ति करते थे वो कौन थे, जीवी मावलंकर। इसलिए पूछा जाता है कि पहले जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन होंगे, तो यही होते हैं जीवी मावलंकर, वो अध्यक्षता करते हैं। लेकिन जब भी संविधान सभा की बैठक होती थी उसकी अध्यक्षता कौन करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे। और 3 जून की स्थिति में क्या होता था, संविधान सभा में परिवर्तन आ चुका था, यानी कि कुल मिलाकर के जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो कितनी रह गई थी, 299 रह गई थी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या क्या परिवर्तन संविधान सभा की कार्य प्रणाली में लाया गया था, इतनी बातें आपको समझनी है। ठीक है, हम संविधान सभा के कुछ अन्य कार्यों पर चर्चा करते हैं। संविधान सभा ने और क्या क्या कार्य किए, तो मई 1949, ठीक है, ये डेट है, मई 1949 को क्या हुआ था, राष्ट्रमंडल बना था। पहले ही तो राष्ट्रमंडल को हम लोग देख लें। राष्ट्रमंडल क्या था, तो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों, समझ रहे हो, उन उपनिवेशों के जो समूह थे उनको क्या कहा जाता था, राष्ट्रमंडल, जिसको आज हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं तो समझ में आ जाता है राष्ट्रमंडल। उनका सदस्य के रूप में भारत ने अपने आप को नियुक्त किया कि भारत ने कहा कि हम हाँ राष्ट्रमंडल के सदस्य रहेंगे। पाकिस्तान भी इसका सदस्य बना। इसके बाद फिर क्या हुआ, 22 जुलाई का जो डेट है ना, 22 जुलाई 1949, इस दिन क्या किया गया था, 22 जुलाई 1949 को, तो 22 जुलाई 1949 को भारत के, है ना, राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1949 को। इसके अलावा जो डेट देखिए, इसमें से एक डेट है वो है 24 जनवरी का डेट, 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 इसका जो डेट है। तो 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, हमारे भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को, राष्ट्रीय गान को यहाँ पर अपनाया गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर से राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ये 2 चीज़ें हमने पहली बार स्वीकार कर ली थी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और किया गया था, 24 जनवरी का ही जो डेट है, इसी दिन क्या कर लिया गया था, राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। किनको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया, राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो ये इतना बात यहाँ पर से कुछ अन्य कार्य भी किसने किए थे, संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य किए। संविधान निर्मित होकर के कब पूरा हो गया इसका डेट हम जानते हैं, है ना, इसका डेट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरा हो गया था। और भारतीय संविधान के टोटल कितनी यहाँ पर बैठकें हुई थी, तो यहाँ पर जानते हो 11 बैठकें टोटल आयोजित की गई थी। बाकी काम समिति व्यवस्था के माध्यम से होता था। समिति व्यवस्था हम अगले वीडियो पर देखेंगे। तो 11 बैठकें हुई थी, कितने साल में, 2 साल में और 11 माह में और 18 दिन में। इतने दिन में बन करके फिर संविधान तैयार हुआ था, भारतीय संविधान, जिसमें टोटल कितना खर्च आया था, तो 64 लाख रुपए का बोलते हैं कि टोटल 64 लाख रुपए का खर्च भारतीय संविधान के निर्मित में आई थी। इतने रुपए खर्च इसमें हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 का डेट याद में रखना। ये क्या है, भारत में संविधान दिवस, पहले इसको विधि दिवस के रूप में मनाते थे, संविधान दिवस के रूप में अब मनाते हैं। पटवारी वगैरह के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य थे जो बचे हुए थे, उस पर मैंने चर्चा कर दी। अब जो संविधान सभा की समिति व्यवस्था है, क्या क्या समितियां बनी थी, उस पर मैं अगले वीडियो पर चर्चा करूंगा। और संविधान सभा की समिति, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने कौन सी समिति बनाई थी और क्या क्या आलोचनाएं की गई हैं, किसके द्वारा, भारतीय संविधान सभा की क्या क्या आलोचनाएं की गई हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और उसके बाद एक वीडियो आएगी किसके लिए, सारे क्वेश्चंस के लिए, यानी कि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है क्योंकि संविधान सभा है, तो सारे क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूंगा। और मेंस में क्या क्या क्वेश्चन हुए हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, है ना, मिलता हूं अगले वाले नए किसी वीडियो में, है ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खासकर शेयर कीजिएगा उन बच्चों तक ताकि ये पहुंच पाए जिनको बहुत आवश्यकता है इस चीज़ की, है ना, और जो भटके हुए हैं थोड़े से। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।